दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही जब ईरान के प्रेसिडेंट यानी कि इब्राहिम रईसी साहब की डेथ हुई थी, तो अगर अमेरिका और उसके चंद दोस्त देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग बाकी दुनिया के सारे ही देशों के बड़े बड़े लीडर्स ने या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनके इस फ्यूनरल में यानी आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। और फिर उनके इसी फ्यूनरल से ये वो एक तस्वीर निकल कर आई थी कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल हुई और जिसने दुनिया के लोगों का सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचा। और स्पेशली इस तस्वीर से दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें तो पूरी तरीके से हिल गई थीं, क्योंकि उनको सिर्फ इस एक तस्वीर से ये महसूस हो चुका था कि उनके सारे अरमानों पर और करे धरे पर पानी फिर चुका है। दरअसल दोस्तों मामला ये है कि जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था तो उसको पूरा यकीन था कि जिस कंडीशन में उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ा है उससे ये अफगानिस्तान आसपास के देशों के लिए ही बड़ा चैलेंज बन जाएगा, क्योंकि जितनी बुरी हालत अफगानिस्तान की ऑलरेडी हर मामले में हो चुकी है उसको ठीक करना नई हुकूमत यानी तालिबान की औकात ही नहीं है। उनके पास ना तो इंटरनेशनल फंड है, ना इंटरनेशनल सपोर्ट है और ना ही इस तरह के कोई इक्विपमेंट हैं कि जिस तरह के पुरानी हुकूमत के पास हुआ करते थे। तो इन सब के बगैर तालिबान क्या ही कर सकता है। खुद अफगानिस्तान कोलैप्स कर जाएगा जो फिर ईरान और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए ही सरदर्द बन जाएगा। और अमेरिका का असर इस पूरे एरिया में बिल्कुल वैसा ही कायम रहेगा कि जैसा पहले से हुआ करता था, क्योंकि ये एरिया इनस्टेबल हो जाएगा और दुनिया में जहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी होती है ऑटोमेटिकली वहाँ पर अमेरिका का दबदबा कायम हो ही जाता है। या इस बात को घुमाकर भी बोल सकते हैं कि जहाँ पर अमेरिका को दबदबा कायम करना होता है तो वहाँ पर इनस्टेबिलिटी पैदा की जाती है। मगर इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा प्लान था वो ये था कि कट्टर सुन्नी तालिबान के जो पहले ही जंगों में ही उलझा रहा है और जंगों का जिसको एक्सपीरियंस है उसको पड़ोसी कट्टर शिया देश ईरान से भिड़ा दिया जाए और इस तरह से बिना हथियार उठाए ही हमारे दो दुश्मन एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और जब दोनों ही देशों में कमजोरी का आलम होगा तो वही किया जाएगा जो बाकी कमजोर इलाकों में किया जाता है, यानी ईरान में खमैनी को टैकल करके पुरानी हुकूमत पहलवियों को लाया जाए और अफगानिस्तान में फिर से कोई वैसी ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाली हुकूमत बैठा दी जाए जो पहले हुआ करती थी। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ अमेरिका का कोई ख्याली पुलाव नहीं था, बल्कि ये तो काफी हद तक रियलिटी भी थी और ये एक लॉजिकल बात थी। इवन उस दौर में अगर आप लोग किसी भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी पूछते तो वो भी यही जवाब देता कि तालिबान और ईरान की बिल्कुल भी नहीं बनने वाली है और आने वाले दिनों में इन दोनों के बीच कट्टर दुश्मनी और पंगे हमको लगातार देखने को मिला करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों बड़ी ताकतों के बीच लड़ने के लिए पहले से ही बहुत सारी वजह मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ईरान का जो बिल्कुल आखिरी यानी सिस्तान एंड बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पर जो बलूच सुन्नी मुसलमान रहते हैं वो ईरान की सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कम्युनिटी मानी जाती है। अब वो चाहे एजुकेशनली हो या फिर इकोनॉमिकली हो। ईरान में चाहे पहलवियों की हुकूमत रही हो या फिर ये नई इस्लामिक हुकूमत आई हो, दोनों ने ही इस कम्युनिटी को पूरी तरीके से इग्नोर किया। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में भी जो शिया हजारा कम्युनिटी है वो हमेशा से ही परेशान रही है। उनके प्रोसिक्यूशन को अफगानिस्तान के अंदर लंबे वक्त से कोई भी नहीं रोक सका है, यानी ना तो जंगों से पहले वाली हुकूमत और ना ही ये अमेरिका के इशारे पर बैठाई गई अफगान हुकूमत और ना ही अब ये बिल्कुल करंट वाली तालिबान हुकूमत। और फिर इनको हटाकर पानी का मैटर तो आपको पता ही है, इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा और सेंसिटिव मुद्दा माना जाता है। यही वजह थी कि सब एक्सपर्ट्स ने क्लियर कर दिया था कि हाँ भाई ये दुश्मन बनेंगे और इनकी बिल्कुल भी नहीं जमने वाली है। अल्टीमेटली अमेरिका भी पॉपकॉर्न लेकर अब बस खेल शुरू होने का इंतजार कर रहा था। मगर अब जब 3 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है तो तस्वीर पूरी तरीके से अलग नजर आती है। पिछले 3 साल के अंदर ईरान और तालिबान ने जिस तरीके के रिश्ते कायम किए हैं उससे इन तमाम मंसूबों पर ही पानी फिर गया। आज ईरान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और ये दोनों देश सालाना लगभग 2.5 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं। ईरान का अफगानिस्तान में लगभग 13% के करीब एक्सपोर्ट बढ़ा है और जबकि हैरानी की बात यह है कि ये सारा एक्सपोर्ट नॉन ऑयल यानी कि तेल के अलावा है। ईरान एग्रीकल्चर के फील्ड में भी अफगानिस्तान की काफी मदद कर रहा है और एग्रीकल्चर कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इन दोनों ने ही काफी मंसूबों पर साइन भी किए हैं। अब क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री
ملٹری ہے اور کوई بھی उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है और उसको दूसरे देशों से ट्रेड वगैरह करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उसने ईरान के मशहूर चाबहार पोर्ट में भी लगभग $35 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एक मामूली सा इन्वेस्टमेंट है, तो हाँ दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये इस बात की गारंटी है कि अफगानिस्तान और ईरान के रिश्ते लंबे वक्त तक बने रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान दुनिया भर में अपना माल बेचने के लिए या फिर दुनिया भर का माल अपने देश में मंगाने के लिए इसी पोर्ट का और ईरान के इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करेगा। मामला ये है कि इन दोनों ने ही वक्त रहते इस बात को समझ लिया था कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए न सिर्फ बहुत ज़्यादा फायदेमंद बल्कि ज़रूरी भी हैं। ईरान की ही बात कर लें तो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, मतलब तेल, गैस और इस तरह की न जाने कितनी चीज़ें इसकी ज़मीन के नीचे दफन हैं। इसके अलावा लोकेशन के एंगल से भी देखें तो इतनी परफेक्ट जगह पर मौजूद है कि नीचे की साइड में बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया जैसे देश कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट माने जाते हैं, दूसरी साइड में मिडिल ईस्ट यानी पूरी मुस्लिम दुनिया, और अगर टर्की का भी सहारा ले लें तो ऊपर यूरोप निकल जाइए, जबकि ईरान के ऊपर की साइड में सेंट्रल एशियन कंट्रीज और पूरा रशिया खुला हुआ है। और इसके अलावा नीचे की साइड में पर्शियन गल्फ जैसा वो समुद्री इलाका कि जो दुनिया का सबसे कीमती और सेंसिटिव एरिया माना जाता है, और साथ ही साथ बंदर अब्बास और चाबहार जैसे शानदार और बड़े पोर्ट। मिलिट्री के लिहाज से तो ईरान ऑलरेडी एक ताकतवर देश और सेल्फ डिपेंड हो ही चुका है, और अगर इकोनॉमी की भी बात कर ली जाए तो अभी अगर अमेरिका के वेस्टर्न सैंक्शंस को हटा दिया जाए तो ईरान फौरन ही दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में गिना जाने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अब अगर अफगानिस्तान पर भी नजर डाल ली जाए तो भले ही लंबे वक्त तक जंग का सामना करने वाला ये देश अभी भी लड़खड़ा रहा है और खड़े होने की कोशिश कर रहा है, मगर नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में ये भी किसी से पीछे नजर नहीं आता है। स्पेशली इनकी ज़मीन के नीचे जो बड़ी तादाद में लिथियम मौजूद है उस पर तो पूरी दुनिया की नज़र जमी हुई है, और ख़ास तौर से वक्त के साथ इनके रिश्ते जो दूसरे पड़ोसी यानी कि पाकिस्तान से बिगड़ते चले गए, उसने इनको और बूस्ट किया कि ये ईरान के और करीब जाएं। दूसरी तरफ ईरान ने भी पाकिस्तान पर तालिबान को ही प्रायोरिटी दी, क्योंकि उसको शायद पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं है कि जितना वो तालिबान पर कर सकता है। वजह साफ है, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी चुनी हुई हुकूमत नहीं बल्कि मिलिट्री और बाकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही कंट्रोल किया जाता है, और ये पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट प्रो यूएसए है, यानी यूएसए के इन्फ्लुएंस में ही काम करती है, जिसकी वजह से न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पिछले कुछ वक्त से ईरान के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब ही हो रहे हैं। ईरान ने वैसे काफी पहले से ही तालिबान को सपोर्ट करना जारी रखा था और अमेरिका पर इनकी जीत की भी तारीफ की थी और हमेशा इनकी मदद करने की कोशिश की ताकि हमारे रिश्ते आपस में बने रहें। ईरान ने काबुल के अंदर अपनी एम्बेसी को भी बंद नहीं किया। दूसरी तरफ तालिबान ने भी कई बार अपने बड़े बड़े लीडर्स को तेहरान में भेजकर ये मैसेज क्लियर दे दिया था कि अब हमारे रिश्ते पुराने दौर की तरह कड़वे नहीं हैं, बल्कि अब नए दौर का आगाज हो चुका है। अभी कुछ वक्त पहले ही जब एक तरफ ईरान का मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल से पंगा चल रहा था और हालात लगभग जंग तक ही पहुंच गए थे, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी तालिबान ने एक बड़ी इकोनॉमिक टीम को ईरान भेज रखा था। ऐसी टीम कि जिसको खुद मुल्ला अब्दुल गनी बरादर लीड कर रहे थे। इस मीटिंग में ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को लेकर खूब बातचीत हुई, और तब से ये दोनों एक दूसरे के साथ लगातार खूब ट्रेड कर रहे हैं। और पिछले कुछ वक्त से आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों के बीच लगातार एक के बाद एक अलग अलग तरह की मीटिंग होती जा रही हैं, और जिनमें बड़े बड़े मंसूबों पर शायद बात चल रही है। मिसाल के तौर पर पहले नवंबर में मीटिंग हुई, और फिर दिसंबर में तो खुद अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई। फरवरी में ही अफगानिस्तान की तरफ से ईरान में $35 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया, जबकि मार्च में एक बार फिर से अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से ईरान की स्पेशल टीम की मुलाकात हो चुकी है। और फिर अप्रैल में तो जब ईरान की तरफ से डायरेक्ट इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक किया गया, तो अफगानिस्तान उन चंद देशों में से एक था कि जिसने खुलकर ईरान के हमले को जस्टिफाई किया और उसको सेल्फ डिफेंस करार दिया। आसान शब्दों में कहूँ तो इब्राहिम रईसी के दौर में अफगानिस्तान और ईरान ने आइडियोलॉजिकली मतलब के विचारधारा में बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी पॉलिटिकली एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते कायम किए, जो वक्त के साथ फिर मजबूत ही होते चले गए और आज भी लगातार मजबूत हो रहे हैं।
प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की जब वफात हुई तो वैसे तो दुनिया के लगभग 60 से 70 देशों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर उनके फ्यूनरल में शामिल होने के लिए भेजा था, मगर अफगानिस्तान उन गिने चुने देशों में शामिल था कि जिसने ईरान में इस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए अपने सबसे टॉप लीडर्स को भेजा था, यानी कि जो खुद तालिबान के को फाउंडर हैं यानी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, ये दोनों ही लोग उनके फ्यूनरल में नजर आए थे। न सिर्फ पहुंचे बल्कि फिर वो तस्वीरें भी वायरल हुई कि जिसमें देखा जा सकता था कि ये दोनों लोग हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे। दोस्तों, किसी दौर में ईरान को लेकर अमेरिका का यही प्लान था कि इसको पूरी दुनिया में पूरी तरीके से ही आइसोलेट कर दिया जाए, मतलब कोई भी इससे ट्रेड न करे, कोई भी इससे रिश्ते कायम न रखे, और जितने भी इनके पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जब ये बाहर किसी को बेच ही नहीं पाएंगे तो उनसे क्या कमाएंगे, और इस तरह से अंदर से ये देश कमजोर होगा, हुकूमत कमजोर होगी, और इस तरह से देश के अंदर आम पब्लिक की तरफ से एक क्रांति होगी, बिल्कुल वैसी ही क्रांति जो 1979 में हुई थी और जिसने पुरानी हुकूमत को उखेड़ कर फेंक दिया था। तो जैसे ये लोग खुद हुकूमत में आए थे वैसे ही ये खुद हुकूमत से चले जाएंगे, और फिर हम एक नई हुकूमत की शक्ल में उन्हीं पहलवियों को लाकर ईरान में बैठा देंगे कि जो 1979 से पहले यहाँ पर हुकूमत किया करते थे, और वो पहलवी न सिर्फ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ही हुआ करते थे बल्कि उनकी तो हुकूमत के फैसले भी अमेरिका से ही लिए जाते थे। मगर फिर हुआ क्या, ये प्लान भी पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। चाइना की शक्ल में उसने अपने एक बड़े ट्रेड पार्टनर को ढूंढ लिया कि जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए वहां पर, और डिफेंस के मामले में उसको एक बड़ा साथी रशिया की शक्ल में मिला, जिससे न सिर्फ इन्होंने वक्त के साथ हथियार खरीदे बल्कि अब तो वो उल्टा रशिया को हथियार बेच भी रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि जब ईरान के साथी चाइना ने ईरान का सऊदी अरबिया और यूएई जैसे अरब देशों के साथ भी नॉर्मलाइजेशन करवा दिया, बावजूद इसके कि ये सारे देश तो एक लंबे वक्त से ईरान के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाते थे और इनकी दोस्ती तो लगभग नामुमकिन बात थी, और अमेरिका भी इन देशों को ईरान का डर दिखाकर ही इन्फ्लुएंस में रखा करता था। इधर इंडिया ने भी अमेरिका की लाख धमकियों के बावजूद और इसकी कोई भी फिक्र किए बगैर ही ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर ऐतिहासिक डील कर डाली, और आखिरी वक्त में खबरें तो ये भी आईं कि पाकिस्तान की वो गैस पाइपलाइन कि जो लंबे वक्त से अमेरिका के डर और धमकियों की वजह से उसने रोक रखी थी, उसको बनाने के लिए भी पाकिस्तान ने अभी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के आखिरी दौरे में हामी भर डाली है। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि अभी कुछ दिन पहले तो अचानक से दुनिया के सामने ये खबरें भी आई थी कि जब बहरीन के किंग रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने गए थे तो उन्होंने पुतिन से यही कह डाला था कि भाई हमारा भी ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन करवा दो, यानी आसान शब्दों में कहूँ तो वो ये कहना चाहते थे कि हम अमेरिका की वजह से इन सारे लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। मतलब इजराइल को अंधा सपोर्ट करने की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की जो इमेज बनी है वो तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर डिप्लोमेटिकली भी इस पूरे एरिया में अपनी खराब पॉलिसीज की वजह से अमेरिका पूरी तरीके से आइसोलेट होता जा रहा है। मतलब अब उसके अपने साथी ही उसको एक एक करके छोड़ के ईरान के पाले में जा रहे हैं, या ये कह सकता हूँ कि ईरान, रशिया और चाइना के ग्रुप में जा रहे हैं। और इसका एक बड़ा और आखिरी सबूत उस वक्त भी देखने को मिला कि जब प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की डेथ हुई थी, क्योंकि अमेरिका और उसके दोस्त देश यानी कि वेस्टर्न पावर्स को छोड़ दिया जाए तो लगभग दुनिया के बाकी सारे मशहूर और अहम देशों ने इस फ्यूनरल में हिस्सा लिया था। अपने देश की तरफ से बड़े बड़े डिप्लोमेट्स, मंत्री या फिर हेड ऑफ स्टेट तक को भेजा गया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमेरिका और बाकी वेस्टर्न पावर्स जो अभी कुछ वक्त पहले तक सैंक्शंस को यानी कि प्रतिबंधों को एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया करती थीं, अब वो पूरी तरीके से यूजलेस हो चुका है। मिसाल के तौर पर रशिया को ही देख लीजिए कि जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए गए हैं, मगर रशिया और यूक्रेन की वजह से जो हालात बने हैं उनको देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सैंक्शंस रशिया पर नहीं बल्कि खुद यूरोपियन देशों पर लगाए गए थे। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूँ उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।